इंडिया स्कूल कक्षा 11 सांख्यिकी लेसन नंबर 2 सूचना का प्रस्तुतिकरण उदाहरण नंबर 21 पेज नंबर 40 पे देखना। एक यूनिवर्सिटी में अध्ययन करने वाले 50,000 विद्यार्थियों में से 35% विद्यार्थी कॉमर्स शाखा में है और 30% आर्ट्स शाखा के, 20% साइंस शाखा के, 10% इंजीनियरिंग एवं शेष 5% विद्यार्थी मेडिकल शाखा के हैं। कॉमर्स शाखा के लड़के और लड़कियों का अनुपात 4:3 है। आर्ट्स में लड़कियों की संख्या लड़कों से दुगनी और साइंस शाखा में लड़कों की संख्या 60%, जबकि इंजीनियरिंग शाखा में 70% लड़के हैं। मेडिकल शाखा में लड़के और लड़कियों की संख्या समान है। अब अपने इस सूचना पर से कोष्ठक तैयार करना है। विवरण समझाया हुआ है, जैसे जैसे सवाल चलेंगे वैसे वैसे उसका विवरण समझाऊँ। अपने यहाँ पे अध्ययन शाखा 2 अध्ययन शाखा है और विद्यार्थियों है लड़के और लड़कियाँ। अब अपने कोष्ठक पे जाएंगे। अब देखो कोष्ठक के अंदर क्या लिखना है। पहले तो यूनिवर्सिटी के 50,000 विद्यार्थियों का विद्या शाखा अनुसार एवं लिंग अनुसार प्रदर्शित करता कोष्ठक। अपने कोष्ठक तैयार करेंगे, पहले विद्या शाखा लिखेंगे। विद्या शाखा अपने को बताया कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस, इंजीनियरिंग, मेडिकल, इतनी शाखा अपने को बताई हुई। अब अपने विद्यार्थियों का लिंग यानी लड़के और लड़कियाँ और कुल। अब अपने पहले कॉमर्स शाखा के विद्यार्थी लड़के और लड़कियों की संख्या अपने ज्ञात करेंगे। अपने देखो कुल कितने हैं विद्यार्थी, 50,000 विद्यार्थी, उसमें से 35% विद्यार्थी कॉमर्स शाखा के। तो तुम लोग क्या करो, 50,000 गुणा 35/100 तो कितना आएगा 17,500। अब उसमें से क्या बोला है 30%, उसमें से तुम लोगों को आर्ट्स कॉमर्स का बता दिया, आर्ट्स का भी बताता है। अपने पहले कॉमर्स शाखा में कितने तो 17,000। अब अपने कॉमर्स शाखा में कितना बता दिया 17,000 बता दिया। अब उसमें से अभी जो कॉमर्स शाखा का ये लड़के और लड़कियां ढूंढना है उसका सवाल पढ़ते जाए तो बाद में आता है, इसलिए फिर जैसे आए वैसे समझाऊँ। अब अपने 30% आर्ट्स शाखा के, तो 50,000 का 30% कर दो। 50,000 का 30% 15,000 आ जाएगा। 50,000 गुणा 30/100 15,000। तो अपने जब आर्ट्स का देखेंगे उसमें कोष्ठक में तो 15,000 लिख देंगे। इस तरह से साइंस शाखा में कितने हैं, साइंस शाखा में 50,000 का 20%, साइंस शाखा में 50,000 का 20% 10,000 आ रहा है। 50,000 गुणा 20% करना तो 10,000 आएगा। फिर लड़के लड़कियां ढूंढेंगे। फिर इंजीनियरिंग में तुम्हारे पास में जो कितने 10% है, 50,000 का 10% 5,000 आ जाएगा। अब अपने आर्ट्स के लड़के लड़कियों, अब अपने मेडिकल का 5%, 50,000 का 5% का देने का तो 2,500 आएगा। अब अपने कॉमर्स शाखा के बारे में समझेंगे कि कॉमर्स शाखा में लड़के और लड़कियों का अनुपात 4:3 दिया है। तो अपने कॉमर्स शाखा के अंदर लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या ढूंढने के लिए क्या करने का, अपने पास में कुल 17,500 आया हुआ, तो अपने 4:3 यानी लड़के 4 और बटे में 7 करो। 4/4 + 3 એટલે 7 हो जाएगा। तो 17,500 गुणा 4, 17,500 गुणा 4 तो 70,000, उसको भाग करो 7 से तो 10,000 आएगा। ये जो 10,000 आया अपने कॉमर्स में, अपने 10,000 लिख दिया लड़के में। अब लड़कियां ढूंढना सरल है, जो तुम लोग गणना ना करो तो अभी तुरंत मिल जाएगा, क्योंकि 17,500 उसमें से अपने 10,000 माइनस कर दो तो
तो बाकी बचा क्या 7,500। ने जो गणना करनी होगी जिसको, तो 17,500, 17,500 गुणा 3 ने भागा 7 कर दोगे तो 7,500 आएगा। कोष्टक में से सीधा भी हो सकता है। अब आर्ट्स शाखा का दिया है। आर्ट्स में लड़कियों की संख्या लड़कों से दुगनी है। अब अपने देखो गणना करी हुई है, अपने पास में आर्ट्स शाखा के विद्यार्थी 15,000 है। अब अपने यहाँ पे मानना है, मानो के लड़कों की संख्या x, तो लड़कियों की संख्या कितनी हो जाए, दुगनी, એટલે 2x हो जाएगा। तो x प्लस 2x करो तो कुल कितना हो जाएगा, x प्लस 2x तो 3x हो जाएगा, अरे 15,000। तो यहाँ पर तुम लोगों को क्या करने का, 15,000 गुणा तुम करो 1/2। अब देखो तुमने x प्लस 2x किया तो x की कीमत 100 गुणा के 3x हो जाएगा। तो अपने 15,000 गुणा 1 और भागा 3 कर दो तो 5,000 आ जाएगा। वो आएंगे लड़के, वो संख्या लड़कों की आएगी। और लड़की में लड़कों की संख्या कितनी, 5,000। और लड़कियाँ ढूंढना हो तो 15,000 से 5,000 माइनस, એટલે 10,000 हो जाएगा। और दुगनी करो तो 5 का 2 से गुणा कर दो तो 10,000 मिल जाएगा। शाखा के अंदर अपने पास में कुल विद्यार्थी थे 10,000। अब उसमें क्या बोला है कि साइंस शाखा में लड़कों की संख्या 60% है। तो अपने 10,000 गुणा 60 भागा 100 करो तो 6,000 आएगा। अब अपने 10,000 में से 6,000 माइनस तो 4,000 हो जाएगी लड़कियाँ। तो अपने कोष्टक के अंदर लिखेंगे, एक साइंस में लड़के 6,000 और लड़कियाँ 4,000, या तो 10,000 से 6,000 माइनस करें तो अभी 4,000 मिल जाता है। अब इंजीनियरिंग शाखा में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। इंजीनियरिंग में कुल अपने 50,000 का 10% किया तो 50,000 गुणा 10 भागा 100 तो 5,000 आ जाएगा। अब अपने इंजीनियरिंग में 70% लड़के हैं। तो क्या करो तुम, 5,000 गुणा 70 भागा 100 तो कितना आएगा, 3,500। लड़कों की संख्या 3,500। अब अपने 5,000 गुणा अपने 100% होता है तो 70% तो लड़कों की संख्या है, तो बाकी बचा 30% लड़कियाँ होगी। तो 5,000 गुणा 30 भागा 100 तो कितना आएगा, 1,500। अपने कोष्टक के अंदर जो इंजीनियरिंग में कितना डालेंगे, लड़कों की संख्या 3,500, लड़कियों की संख्या 1,500 और 5,000 से 3,500 माइनस करते तो अभी 1,500 मिल जाएगा। अब मेडिकल शाखा में कुल विद्यार्थियों की संख्या का 5%। अपने पास में कुल 50,000 विद्यार्थी है तो 50,000 गुणा 5 करो और भागा 100 करो तो कुल कितना आएगा, 2,500। अपने मेडिकल शाखा में 2,500 विद्यार्थी है। उसमें उसने क्या बोला है कि मेडिकल शाखा में लड़के और लड़कियों की संख्या समान है। तो अपने जो 2,500 आया उसको 2 से भाग कर दो, समान, यानी 1,250 लड़के और 1,250 लड़कियाँ। तो अपने कोष्टक के अंदर मेडिकल शाखा में संख्या लिखेंगे, लड़कों की संख्या 1,250, लड़कियों की संख्या 1,250, कुल 2,500। अब अपने यहाँ पे लड़कों का टोटल करो तो 10,000, 5,000, 6,000, 3,500, 1,250 सबकी जोड़ करोगे तो कितना मिलेगा, 25,750। इस तरह से अपने लड़कियों का टोटल करेंगे, 7,500, 10,000, 4,000, 1,500, 1,250, कुल 24,250।
अब कुल संख्या आपने ढूंढी है, वो करो 17,500, 15,000, 10,000, 5,000, 2,500, कुल 50,000। अब अपने लड़के और लड़कियों की संख्या जोड़ दो तो अपने 50,000 मिल जाएगा। 25,750 प्लस 24,250, तो कुल 50,000 अपने संख्या मिल गई। अब उदाहरण नंबर 22 के अंदर एक पाठशाला के प्रवास में 80 व्यक्ति सम्मिलित हुई और उन्होंने औसत 300 प्रवास फीस के चुकाए थे। 60 विद्यार्थियों ने औसतन 325 चुकाए थे। शिक्षकों से कुछ अधिक रकम चंदे के स्वरूप में ली गई। सहायक स्टाफ 10 पुरुषों का था जिनसे कोई भी राशि चंदे में नहीं ली गई। प्रवास में कुल 20% स्त्रियां थी, जिसमें से 2 स्त्रियां शिक्षिका थी। इस सूचना को योग्य कोष्ठक स्वरूप में प्रस्तुत कीजिए। अब यहाँ पे गणना दी है, देखो प्रवासी और लिंग यानी पुरुष और स्त्री। अब अपने पहले देखो प्रवास का कुल चंदा, प्रवास की कुल रकम कितनी आई? 80 व्यक्ति थे गुणा 30, 80 गुणा 30 करेंगे तो 24,000 आ जाएगा। विद्यार्थियों द्वारा कुल कितना मिला है? 60 विद्यार्थी थे और उसमें 325, तो 60 को 325 के गुणा किया तो 19,500। सहायक स्टाफ से तो कुछ लिया नहीं गया है, पहले शिक्षकों से पास कितनी रकम मिली? तो 24,000 में से 19,500 माइनस करो तो मिलेगी 4,500। और प्रति शिक्षक का कितना? तो 45, 10 शिक्षक थे तो 45 4,500 भागा 10 तो 400 ने 50। अब अपने कोष्ठक में पाठशाला के प्रवास में हिस्सा लेने वाले प्रवासियों की सूचना प्रदर्शित करता कोष्ठक। अब यहाँ प्रवासी लिखो। कोष्ठक में पहला प्रवासी में कौन? विद्यार्थी है, सहायक स्टाफ है, शिक्षक है और कुल। अब लिंग के अनुसार पुरुष, स्त्री, कुल। प्रति व्यक्ति चंदा कितना, वो कोष्ठक बनाएंगे, और कुल चंदा कितना। अब अपने पहले देखो कि यहाँ पे तुम लोगों को विद्यार्थी कितने दिए थे? 60 बताए थे, तो 60 और कुल रकम कितनी थी? 325, और उसका जोड़ अपने गुणा किया था। 60 गुणा 325 करोगे तो 19,500 मिलेगा। अब यहाँ पे विद्यार्थियों की मतलब संख्या 60 थी, उसमें से 60 विद्यार्थियों में से कुल कितने थे? वो उसमें प्रवास में सिर्फ स्त्रियों की संख्या, अभी उसको बाद में करती हूँ। 60 में कैसे आता है बताती हूँ। सहायक स्टाफ पहले गिन लो। सहायक स्टाफ कितना था? 10 पुरुष ही थे, स्त्री कोई थी नहीं, इसमें डैश मार दो, એટલે कुल 10 मिल गया। अब यहाँ पे कोई चंदा मिलता है, रकम मिलती नहीं है। अब शिक्षक कितने थे? कुल 10 थे, उसमें से 2 स्त्रियाँ थी, तो पुरुष कितने हुए? 10 में से 2 माइनस किया तो 8 आ गया, तो 10। अब उसके पास से रकम कितनी मिली थी? 450 मिली थी। तो आपने गणना की थी कि कुल चंदा में से अपने माइनस किया विद्यार्थियों द्वारा, तो कुल 4,500 मिला, उसको 10 से भाग दिया तो 450, तो 450 को 10 से गुणा किया तो 4,500 कुल चंदा के रूप में मिलेगा 4,500। अब अपने कुल चंदा कर देंगे 24,000, 19,500, 4,500, तो 24,000 हो गया। अब अपने पास में कुल टोटल कितना था? देखो कुल टोटल तुम्हारे पास में था 80 में से अपने यहाँ पे गणना करने की है कि विद्यार्थियों की संख्या, यहाँ कुल 64 विद्यार्थी, कुल 64 आ जाएगा। यहाँ पे कोई संख्या के अंदर, रकम के अंदर 60 विद्यार्थी, कुल 80 विद्यार्थी बताए थे। अब यहाँ पे तुम लोगों को स्त्रियाँ 16, दो स्त्री थी शिक्षक, और उसमें कुल मिला के 20 थे। इसमें कुल मिला के कितने थे? 20 थे, इसलिए कुल स्त्रियाँ 20 थी। तो 20 थी तो इसमें से 10 तो थी यहाँ पे शिक्षक के रूप में, और 20 में से 2 चली गई, मतलब यहाँ पे 10
80 में से 16 माइनस कर दो, 14, 2 शिक्षक એટલે 16 आ जाएगा, उसमें से 14 बचेगा। किस तरह से आया तो बताती हूँ। 80 गुणा 20 करने का तो 16 आएगा, बराबर 16। એટલે प्रतिशत का देने का बटे 100 करना चाहिए, या तो प्रतिशत का भी सीखना चाहिए। तो 100 आ जाएगा। तुम जो गुणा कर दो सीधा कि 80 गुणा 20, और तुम्हारे कैलसी के अंदर प्रतिशत दबाओगे तो 16 आ जाएगा सीधा डायरेक्ट। तो अपने 80 में से 20 स्त्रियाँ कितनी हो गई? 16 हो गई। अब 16 में से अपने 2 माइनस कर देंगे, तो 2 माइनस करेंगे तो कितनी बचेगी? कॉमन मतलब विद्यार्थी हमें लड़कियाँ कितनी आ जाएगी? 14 हो गए, એટલે कोष्टक पूरा हो गया। अब उसमें से अपने 60 में से 14 माइनस करके 46 मिल जाएगा तुमको। 60 में से 14 माइनस करो तो कितना मिलेगा? 46 मिल गया। ना करो तो दूसरे से भी हो सकता था। अपने लास्ट 80 था, उसमें से स्त्रियाँ कितनी थी? 16, तो कितना हुआ? 64। अब 64 में से अपने 18 ढूंढ लिया था, 10 और 8, तो 18 माइनस करते तो अभी 46 आ जाता। दोनों इससे सवाल हो सकता है। पहले जितनी संख्या मिले उसको कोष्टक के अंदर दर्शा देना, फिर बाद में बाकी की संख्या ढूंढनी पड़ेगी। स्वाध्याय अब अपने स्वाध्याय 2.2 पूर्ण करने का, और अब चला रहे हैं गणना का सवाल पूरा हुआ। अब आकृतियाँ, सांख्यिकी में आकृति का महत्व और मर्यादाएं। विशाल और जटिल सूचना को सरलता से समझा जा सके एवं उसे आकर्षक स्वरूप में प्रस्तुत करने हेतु वर्गीकृत की हुई सूचना को आकृतियाँ या आलेख द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अभ्यासक्रम में आकृति ही होने से यहाँ उसकी ही चर्चा करेंगे। आकृति अपने सिर्फ दर्शाने की है। आकृति द्वारा सूचना के मुख्य निष्कर्ष एवं सारांश अपने आप स्पष्ट हो जाए, इस प्रकार सूचना को प्रस्तुत किया जाता है। जैसे कि टेलीविज़न पर मौसम संबंधित आगाही विविध प्रकार की आकृतियों द्वारा की जाती है, उसी प्रकार देश की राज्यों के विविध सरकारी तंत्र, व्यापारी संस्थान इत्यादि उनके वार्षिक कामकाज से संबंधित सूचना की अभिलेख विविध प्रकाशनों में आकृति द्वारा प्रस्तुत करते हैं। अब आकृति द्वारा अपने जो माहिती दर्शाते हैं तो उसका महत्व क्या है? पहला महत्व है कि आकृति द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना आकर्षक और संक्षिप्त होती है, यानी आकृति द्वारा सूचना शॉर्ट में समझाते और याद रखने में सरलता रहती है। दूसरा लक्षण वही है कि सूचना की लाक्षणिकता, गुणधर्म लंबे समय तक याद रहता है। खोखा हुआ भूल जाते हैं, ऐसे समझा हुआ याद रहता है, इसलिए आकृति द्वारा समझा अधिक समय तक याद रहता है। तीसरा है कि 2 या उससे अधिक समूह की सूचना के अनुपात में यदि आकृति बनाई जाए तो उस आकृति से सरलता से तुलनात्मक अध्ययन हो सकता है। चौथा है कि सूचना को दर्शनीय आकृति से प्रस्तुत की हो तो उसके अध्ययन में समय की बचत होती है। 4 नंबर है कि आकृति द्वारा सूचना के प्रदर्शन से अशिक्षित, कम पढ़ा व्यक्ति, बालक भी सूचना का सही अर्थ समझ सकते हैं। यानी आकृति द्वारा जो नहीं पढ़ा हुआ तो भी वह अशिक्षित हो तो भी उसको कौन सी माहिती है क्या है वो समझ सकते हैं। व्यापार वाणिज्य के क्षेत्र में आकृति के उपयोग द्वारा प्रभावशाली विज्ञापन बनाया जा सकता है, और समाज सुधारणा हेतु आकृतियों की सहायता से महत्व की बातों को सरलता से स्पष्ट किया जाता है। और आकृतियाँ भाषा संबंध से मुक्त होने से भाषा के लोगों भी, विविध भाषा के लोग भी आकृति से स्पष्ट होने वाले एक समान निष्कर्ष प्राप्त कर सकते हैं। अब मर्यादा भी है, जो आकृति व्यवस्थित न बन, आकृति बनाते समय उस अब आकृति की मर्यादा है कि जो आकृति के निर्माण में यदि सावधानी न रखी जाए तो वह अनुचित मार्ग पर ले जाती है। એટલે आकृति व्यवस्थित जो दर्शाने उस हिसाब से न दर्शाए तो वो गैर मार्ग को दौड़ती है। दूसरा दृष्टिभ्रम के कारण आकृतियाँ लोकमानस को भ्रमित करती है, और आकृति द्वारा सूचना को प्रस्तुत करने से सूचना की सचोटता लुप्त हो जाती है। जो गुप्त रखनी हो तो रख सकते हैं, नहीं वो मर्यादा है।
अब अपने आकृति के प्रकार के अंदर आकृति के मुख्य 3 प्रकार हैं। एक यामी आकृति, द्वियामी आकृति और चित्राकृति। अब पहले अपने सीखेंगे एक यामी आकृति। एक यामी आकृति में क्या होता है कि जब दी गई सूचना किसी एक ही परिमाण को ध्यान में लेकर आकृति बनाई जाए तब उसे एक यामी आकृति कहते हैं। एक यामी आकृति के भी प्रकार हैं। एक यामी आकृति में हम निम्नलिखित 4 आकृतियाँ का अध्ययन करना पड़ेगा। तो स्तंभाकृति, बहुगुणी स्तंभाकृति, सरल विभाजित स्तंभाकृति, प्रतिशत विभाजित स्तंभ आकृति। अब अपने पहले स्तंभ आकृति के बारे में समझेंगे कि स्तंभ आकृति दी गई सूचना के परिमाण को लक्ष्य में लेकर निर्मित की जाती है। उसमें विविध स्थान, वस्तु का समय काल की सूचना को प्रस्तुत करने हेतु स्तंभ आकृति की रचना की जाती है। इस हेतु एक्स अक्ष पर समान अंतर पर स्थान, वस्तु, समय काल प्रस्तुत किया जाता है। यानी एक्स अक्ष पर स्थान दर्शाया जाता है, वस्तु का समय काल इत्यादि दर्शाया जाता है। वाई अक्ष पर उसमें लिए कौन से स्थान पर लिया है, वस्तु, समय काल की सूचना की मात्रा कितनी है, उसका प्रमाण अनुसार ऊंचाई, एक समान चौड़ाई वाले स्तंभों की रचना की जाए तो उस आकृति को स्तंभ आकृति कहते हैं। स्तंभ आकृति में निर्मित स्तंभों को तार्किक क्रम में रखा जाना चाहिए। जब किसी स्थान या वस्तु के संदर्भ में सूचना दी हो तो उस सूचना को आरोह यानी चढ़ते, अवरोह यानी उतरते क्रम में गठित करनी चाहिए, जिससे उसका तुलना अध्ययन सरलता से हो सकता है। जब समय आधारित सूचना दी गई हो तब उस सूचना को समय अनुसार स्तंभ आकृति में प्रदर्शित करना चाहिए। आरोह अवरोह में जब कोई संख्या छोटी बड़ी हो तो उसको पहले क्रम में करने का उतरते लो क्या तो चढ़ते क्रम में लेने का। उदाहरण नंबर 23, किसी एक वर्ग में शहर की कॉलेज में अध्ययन करते विद्यार्थियों का विद्या शाखा अनुसार संख्या निम्नानुसार दी है, जिसे योग्य आकृति द्वारा प्रदर्शित कीजिए। अब विद्या शाखा है विनय, वाणिज्य, विज्ञान, इंजीनियरिंग, डॉक्टरी, कानून शास्त्र। उसमें विद्यार्थियों की संख्या दी है। विज्ञान में 500, वाणिज्य में 1300, विज्ञान में 900, इंजीनियरिंग में 400, डॉक्टरी में 200 और कानून शास्त्र में 300। अब यहाँ पर जो संख्या एक बड़ी एक छोटी इस तरह से आ रही है विद्यार्थियों की संख्या, तो उसको अपने आरोह अवरोह क्रम में गठित करेंगे। यहाँ पे अपने उतरते क्रम में लिया है। उतरते क्रम में सबसे बड़ी संख्या जाती है और चढ़ते क्रम में सबसे छोटी। तुम लोग सबसे छोटी लेके ही बना सकते हो, बड़ी लेके ही बना सकते हो। यहाँ पे उतरते क्रम में है तो पहले अपने उतरते क्रम में सबसे बड़ी संख्या किसकी है, वाणिज्य की है। वाणिज्य में 1300 विद्यार्थी है तो 1300 लिया। अब उसके बाद में विज्ञान में 900 है तो विज्ञान 900 विद्यार्थी लिया। अब विनयन में 500 है तो विनयन में 500, इंजीनियरिंग 400, कानून शास्त्र 300 और डॉक्टरी में 200। ये अपने उतरते क्रम में कोष्ठक वापिस बना दिया कि वाणिज्य, विज्ञान, विनयन, इंजीनियरिंग, कानून शास्त्र और डॉक्टरी। अब अपने एक्स अक्ष पर विद्यार्थियों की संख्या, या नीचे अपने एक्स अक्ष पर विद्यार्थियों की विद्या शाखा लेंगे एक्स अक्ष पर के वाणिज्य, विज्ञान, विज्ञान, इंजीनियरिंग, कानून और डॉक्टरी। और वाई अक्ष पर अपने क्या जाएगा, विद्यार्थियों की संख्या। अपने स्केल माप लिया है प्रमाण माप। एक्स अक्ष पर विद्या शाखा, वाई अक्ष पर 1 सेमी बराबर 100 विद्यार्थी। अब यहाँ पे तुम लोगों को मार्जिन 1 सेमी बराबर जो 10 भी ले सकते हो। ये तुम्हारा वाणिज्य, विज्ञान, विज्ञान में मार्जिन एक समान रखना। अब मार्जिन रख के अपने वाई अक्ष पर तो 100 का बोला એટલે 100
200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300 तक अपने जाना पड़ेगा। अब अपने पहला वाणिज्य है तो पहला वाणिज्य शाखा में कुल कितना है 1300, तो 1300 ऊपर सीधी लाइन खींचो स्केल से और आगे 2 लाइन और पीछे की 2 लाइन ऐसे करके स्तंभ बना दो। स्तंभ तुम्हारे को बना देने का, डिज़ाइन जो बनानी है तुम बना सकते हो। उसके बाद में विज्ञान में 900 है तो विज्ञान में 900 जहाँ आता है वहाँ पे लाइन करो और फिर स्तंभ खींच दो। और विज्ञान में 500 तो 500 अलग वहाँ पे लाइन खींचो और फिर स्तंभ बना दो। उसके बाद में इंजीनियरिंग में 400 तो 400 पे लेके स्तंभ बना देंगे। और कानून शास्त्र 300 और डॉक्टरी शाखा में 200। अब यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कौन सी शाखा में विद्यार्थियों की संख्या अधिक होती है, तो सबसे ज़्यादा वाणिज्य में, उसके बाद में विज्ञान, उसके बाद में विज्ञान, फिर विनयन, फिर आएगा इंजीनियरिंग, कानून और डॉक्टरी, सबसे कम डॉक्टरी में। अब उदाहरण नंबर 24 भी वैसा ही है कि किसी एक कारखाने में 5 वर्ष दौरान हुए उत्पादन लाख रुपयों में निम्नानुसार है, उसे योग्य आकृति में प्रस्तुत कीजिए। वर्ष कितना है, वर्ष 2011, 12, 13, 14, 15 और उत्पादन 120, 150, 130, 140, 160। अभी यहाँ पे वर्ष दिया है इसलिए कोई चेंज करना नहीं है क्योंकि क्रम में, इसलिए अपने को ऐसा नहीं करें कि सबसे बड़ी संख्या को पहले ले ले, नहीं ले सकते क्योंकि वर्ष के अनुसार, इसलिए वर्ष के अनुसार ही चलना पड़ेगा। तो नीचे वर्ष लिख देंगे, एक्स अक्ष पर वर्ष लिखेंगे, एक्स अक्ष पर वर्ष और वाई अक्ष पर उत्पादन। 1 सेमी बराबर 20 लाख, अपने 1 सेमी बराबर कितना लिया 20 लाख, तो अपने 20 लाख नहीं लिखेंगे, खाली 20 यहाँ पे उत्पादन कोष्ठक में लाखों में दर्शा देने का। तो सबसे अपने क्या करेंगे, अंतर डालने के लिए 20 का अंतर लिया है। जो तुम्हारे ग्राफ में ग्राफ पोथी बड़ी होगी तो 10, 20, 30, 40, 50, 60 ऐसे लेके भी तुम जा सकते हो। तो अपने यहाँ पे 20 का लिया है तो 20 करो तो 20 के अंदर 20 जोड़ना 40, ये समान रखना चाहिए 60, फिर 80, 100, 120, 140, 160, 180। तुम 10 का भी ले सकते हो। जो 10 का लो तो यहाँ लिख देने का कि 1 सेमी बराबर 10 लाख रुपया उत्पादन। अब यहाँ पे 2011 में कितना उत्पादन हुआ है 120 लाख, तो अपने 120 जहाँ है वहाँ पे लाइन बना दी, स्तंभ बना दो लाइन खींचकर। फिर 12 में 150, अब अपने 140 और 150 के बीच में है तो क्या करने का, एक के बॉक्स में 1 सेमी में 5 बॉक्स होता है उसका 2.5 कर देने का, 2 और ऊपर थोड़ा सा लाइन करके करोगे तो 150 आ जाएगा। फिर इस तरह से 2013 में 130 है तो 12 के बाद में 120 के बाद में 130 लेने का, तो 120 से 140 के बीच में आधी लाइन करके कर सकते हो। फिर 2014 में 140 निशान करके स्तंभ लाइन खींच के ले जाओ। और 2015 में 160 तो 160 पे ले जाओ और फिर स्तंभ बना दो। मार्जिन तुम एक्स अक्ष पर 10 लाख रुपया लेके भी कर सकते हो। और ये ग्राफ जो है तुम लोगों को ग्राफ पोथी में, नई ग्राफ पोथी खरीद कर उसके अंदर ग्राफ बनाना है और गणना भी सामने पेज पे कर देने की, जिसमें ज़रूरत तो ना हो तो सवाल लिख देने का, होमवर्क में इसको कर लेने का।